हिंदी का पाठ 2 शीर्षक गीलू पढ़ाने जा रहा हूँ। इस गीलू कहानी की रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। पहले लेखिका का परिचय जान लें। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। आपका प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में प्रारंभ हुई। आप संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। 7 वर्ष की आयु में आपने कविता की रचना शुरू कर दी थी और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होते होते आप एक प्रसिद्ध कवित्री बन चुकी थी। आपने साहित्य जगत में अनेक काव्य संग्रह एवं गद्य साहित्य की रचना की। इनमें कविता संग्रह निहार, दीपशिखा, रश्मि आदि आपकी प्रसिद्ध रचना है। गद्य साहित्य में भी आपने उत्कृष्ट रचनाएं की हैं और इन रचनाओं के लिए आपको कई बार देश के बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें भारत भारती, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और यामा के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये है हमारे सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा का परिचय। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस गीलू कहानी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताएंगे। तो गीलू एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी, जिसको हम गिलहरी का बच्चा भी कह सकते हैं, उसका नाम है। तो एक दिन गिलहरी का बच्चा घोंसले से नीचे गिर जाता है और उसे कौवे जो है कुछ चोंच द्वारा उसको चोंच मारता है, उसको घायल कर देता है। और वहां कौवे का जो एक्टिविटी है उसे देखकर लेखिका का ध्यान उधर लेखिका का ध्यान उधर जाता है। और जब वह नजदीक जाती है तो देखती है एक गिलहरी का बच्चा निष्प्राण सा गमले से सटा हुआ है। तब लेखिका ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले ली। वहां खड़े पहरेदार और माली ने लेखिका को बताया, इन्हें कौवे ने घायल कर दिया है, इसका जान बचना अब मुश्किल है। लेखिका बहुत दयालु स्वभाव की है। वह अपने घर लाती है, उसके घाव को साफ करती है, फिर मलहम वगैरह जो है उस पर लगाती है और वह रुई का बाटी बना करके उसके मुंह पर रखती है, लेकिन मुंह खुलता नहीं है और दूध का वह बूंद बह जाता है। कुछ देर के बाद वह पुनः पानी देती है। तब तक कुछ उनके शरीर में हरकत आने लगता है, कुछ उसमें शरीर में कुछ हिलडोल होने लगता है। तब वह पानी की बूंद देती है, वह कुछ बूंद उसके मुंह में जाता है और धीरे धीरे कुछ समय के बाद वह उसमें थोड़ा सा हलचल होता है। उस बच्चे को, गिलहरी के बच्चे को वह एक फूलडाली में रुई बिछा करके फिर उसके ऊपर
उसको वह रख देती है। कई दिनों के अथक परिश्रम के बाद, उपचार के बाद वह स्वस्थ हो जाती है और इस तरह लगभग 2 वर्षों तक वह फूलडाली उसका आवास बना रह जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वह होश में आती है, कुछ हलचल शुरू हो जाता है, वह तरह तरह से लेखिका को अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश भी करती है। जैसे लेखिका जब कोई रचना लिख रही होती है तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह तेजी से उतरकर उनके पैरों तक आती है और फिर तेजी से वह सामने पर्दे के ऊपर चढ़ जाती है। इस तरह का एक्टिविटी उनका शुरू हो जाता है। लेखिका जब बाहर जाती है, यानी वह किसी कॉलेज में प्राध्यापक है, वह जब बाहर जाती है रूम बंद करके और जब पुनः वापस आती है तो वह अपना प्यार दर्शाने के लिए उनके पैरों के द्वारा उसके सिर पर आ जाती है और पुनः नीचे आकर के फिर से चढ़ती है और उतरती है। इस तरह की क्रियाकलाप वह कई बार करती है। जब वह थोड़ी सी बड़ी होती है तब बाहर के बगानों की गिलहरियां भी खिड़की पा जाती है और खिड़की में तार का जाली होने के कारण वह अंदर नहीं जा पाती है और यह गिलू अंदर से बाहर नहीं निकल पाती है। पता नहीं इन गिलहरियों के बीच क्या बातचीत होती है, लेकिन गिलू को देख करके लेखिका को लगा कि वह बाहर निकलना चाहती है, इसलिए वह खिड़की में जो जाली लगी हुई थी उसके एक कॉर्नर को थोड़ा उखाड़ देती है और गिलू बाहर निकल जाती है और फिर शाम में वह वापस आ जाती है। गिलू काजू को बहुत पसंद करती है। लेखिका बहुत सारे जानवरों को पाल रखी है, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, हिरण भी 1-2 बार वह पाली है, खरगोश पालती है। इस तरह के कई जानवरों को वह पालती है। इसमें यह गिलहरी जो है गिलू पहला ऐसा जानवर है, ऐसा यह छोटा जीव है जो लेखिका के साथ खाना खाती है और कोई जानवर हिम्मत नहीं करता उसके पास तक पहुंचने का। जब भी वह खाना खाने बैठती है तो गिलू तुरंत उसके आसन तक पहुंचती है, थाली तक पहुंचती है और फिर दोनों अपने आगे वाले पैरों से वह दाना ले लेकर उसे कुटुर कुटुर कर खाती है। इसका प्रिय भोजन काजू है। काजू खाना वह बहुत पसंद करती है। एक बार लेखिका बीमार पड़ती है और कई दिनों तक वह हॉस्पिटल में भर्ती रहती है। घर के लोग उन्हें प्रतिदिन की भांति उनके खान पान का ध्यान रखते हैं और जो उनका प्रिय खाद्य है काजू उसे दिया जाता है, लेकिन वह खाती नहीं है, वह उदास रहती है। जब लेखिका वापस आती है वह देखती है फूलदान में उसी तरह सारे काजू पड़े हुए हैं, वह खाती नहीं है। और जब लेखिका स्वस्थ होकर वह बिछावन पर लेटी हुई है हॉस्पिटल से आने के बाद, तो वह मनुष्य की तरह ही उसके तकिए के पास पहुंचती है। अपने आगे के दोनों हाथों से वह उसका बाल सहलाती है, सिर को सहलाती है, जैसे उसकी सेवा कर रही हो। इसी तरह की दिनचर्या उनका चलते रहता है और चूंकि गिलहरी का जीवन अधिक होता नहीं है, 2 वर्षों तक वह लेखिका के साथ रहती है
और जिस दिन उसका अंत होता है वह प्राण छोड़ती है। सुबह से वह कुछ खाती नहीं है और रात में उसके साथ ही उसके हथेली के पास ही रहती है। जब रात काफी होता है यानी मध्यरात्रि में उसके शरीर ठंडे पड़ने लगते हैं। लेखिका उसको गर्म करने के लिए हीटर जलाती है, लेकिन वह सब व्यर्थ होता है। सुबह सुबह सूर्य की किरणें के साथ ही उसका प्राण पखेरु जो है वह उड़ जाता है। तो इस तरह यह कहानी या संक्षेप में हम लोग जाने। अब इसको बृहद रूप से हम कहानी के द्वारा इसको बताने जा रहे हैं। तो गीलू सोनजूही पर आज एक पीली कली खिली है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इसकी लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और मेरे निकट पहुंचते ही मेरे कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तो गीलू को मरे हुए काफी दिन हो गया था। तब एक दिन अनायास ही उन्हें स्मरण हो आया गीलू के बारे में, उसके क्रियाकलाप के बारे में। तब वह अपने संस्मरण या संस्मरण पर आधारित कहानी है और तब उन्होंने गीलू के बारे में यह कहानी लिखी। तो उसे याद आता है कि जब एक दिन जूहू की कली खिली, सोनजूही जो एक लताएं होती है उसमें पीली पीली कलियां निकली और उसमें पहली जो फूल निकली उसको देखकर उसे गीलू का याद आता है। तब मुझे कली की चिंता रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, यह जानते हुए कि अब तक वह इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी बनकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने आ गया हो। तो वैसे पहले भी यह सोनजूही की कलियां खिलती थी, लेकिन आज उसे देखकर उस लघु प्राणी की याद उन्हें आ गई और वह सोचने लगी कि सोनजूही की जड़ों में शायद वह नन्हा सा जीव मिट्टी बन करके उसमें मिल गया हो और वह सोनजूही के रूप में आज उनका दर्शन देने आ गया हो। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा एक गमले के चारों ओर दो कौवे छुआ-छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काग भूषण देवी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित अति अवमानित इतनी सारी विशेषताएं स्वयं में समेटे हैं। हमारे पुरखे बेचारे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के और न हंस के। तो एक रोज उन्होंने देखा जब वह कमरे के बरामदे में खड़ी थी, तो उन्होंने देखा कि गमले के आसपास दो कौवे छुआ-छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं और उन्होंने देखा कि वह काग है। काग मतलब काला कौवा, जो समान कौवा से अधिक काला और आकार में भी बड़ा होता है। तो काग जो है वह कई लोगों के द्वारा सम्मानित भी होता है, कुछ लोग उन्हें अपमानित भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब काग बोलता है तो लोग कहते हैं कि कोई अतिथि आने वाले हैं और कुछ लोग उसे बुरे खबर के रूप में मानते हैं और ढेला मारकर उसे उड़ा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यह काग जो है किसी का कोई बुरा खबर लेके आएगा, किसी का मृत्यु की खबर लेकर के आएगा। तो यह कहीं सम्मानित भी होता है और कहीं
अपमानित भी होता है। इस तरह की अनेक विशेषताएं इनके साथ जुड़ी हुई है। और कहा जाता है कि पुरखों के बारे में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग स्वर्ग सिधार जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वह काक के रूप में ही हमें कभी दर्शन देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी के देहांत के बाद श्राद्ध क्रम होता है तो उस क्रम में उनके भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है जिससे कौवे खाते हैं। कहा जाता है कि वह उनके पूर्वज हैं जो कौवा बनकर उसे खाने आया। इस तरह की कहानियां हम समाज में चलते रहता है। उनमें से हमसे कुछ पाने के लिए पितृ पक्ष में काग का बनकर आना ही अवतीर्ण यानी अवतार के रूप में लोग जानते हैं भगवान को। तो इतना ही नहीं, हमारे दुरस्त प्रियजनों को अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही भिजवाना पड़ता है। यानी हम पहले ही बताए जैसे अतिथि लोग आते हैं और कौवा कौ करता है तो लोग समझते हैं कि कोई अतिथि आने वाले हैं, लेकिन कोई कोई उन्हें बुरी खबर के रूप में भी मानते हैं। मेरे काग पुराण की विवेचना में उस समय अचानक ही बाधा पड़ी जब मेरी दृष्टि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर थम गई। निकट जाकर देखा तो पाया गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले में गिर पड़ा था। कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे थे और निश्चेष सा गमले में चिपका पड़ा था। तो कौवा जो छुआ खेल रहे थे वह गिलहरी का बच्चा वहां गिरा हुआ था और उसको खाने के लिए कभी वह उसको चोंच मार रहा था तो कभी दूसरा, और वह घायल नन्हा सा प्राणी गमले से चिपका हुआ था। काग द्वे मतलब दो काग के दो चंगुल प्रहार ही उस लघु प्राणी के लिए पर्याप्त था। अगर दो चोंच लग गया उसको तो वह उसका जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाता। मैं उस लघु प्राण के प्राणों की रक्षा हेतु तो आगे बढ़ी तो वहां उपस्थित माली नौकर ने कहा कि इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। कौवे की चोंच से गहरे घाव लगने के बाद अब यह बच नहीं सकता, परंतु मेरा मन नहीं माना। उसे होने से उठाकर कमरे में ले गई। फिर रुई से रक्त पोंछकर उसके घाव पर मरहम लगाया। रुई की पत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह न खुल पाने के कारण दूध की बूंदें दोनों ओर लग गई। कई घंटों के उपचार और प्रयास के उपरांत उसके मुंह में 2 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह अच्छा और आश्वस्त हो गया और मेरी आश्वस्त हो गया मतलब उसका डर भाग गया और वह स्वस्थ भी हो गई। मेरी उंगली अपनी नन्ही पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगी। उसे जब लगातार उपचार मिलता रहा तो वह स्वस्थ हुई, आंखें खोली। उसकी आंखें नीले मोतियों जैसी थी, इधर उधर वह देख रही थी। 3-4 मास में उसकी देह में काफी परिवर्तन देखने को मिला। स्निग्ध रोएं, झप्पेदार पूंछ और चंचल आंखें आपको विस्मित करने लगी, सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के का रूप दे दिया। अभी तक उसका नामकरण लेखिका के द्वारा हुआ नहीं था। वह गिलहरी के रूप में ही गिलहरी के बच्चे के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब वह स्वस्थ होकर के इधर उधर विचरण करने लगी थी। इसलिए इस प्यारा सा लघु प्राणी का नामकरण करना उनको अच्छा लगा और उसने जातिवाचक संज्ञा, आप जानते हैं जिसे जाति वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो उसका गीलू नाम रख दिया और इस तरह वह जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा पड़ गया। हम सभी उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक डाली में दरिया में रुई बिछाकर उसे तार के द्वारा खिड़कियों पर लटका दिया। उस डाली को यही दरिया पूरे 2 वर्ष तक गिल्लू का घर बनी रही। वह अपने घर को स्वयं हिलाकर झूलता और अपनी कांच की मनोकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता था। उसकी समझदारी व कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो इस तरह वह घायल होने के बाद जो लेखिका के द्वारा लाई गई थी, उपचारों उपरांत जो उसको फूल के डाली में रखकर और तार के द्वारा उसे खिड़कियों में लटका दिया गया था, वह जीवन भर उसी आवास में रही। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसकी तीव्र इच्छा ने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर्व से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर तेजी से उतर जाता। उसका वह तोड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़कर उठा न लेती। मैंने पहले ही आपको कहानी के तौर पर से बताया था कि वह ध्यान आकर्षित करने के लिए जब लेखिका निश्चित होकर के लिखना प्रारंभ करती थी तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह बड़ी तेजी से उसके पैरों तक आती और फिर वहां से फुर्ती के साथ पर्दे पर चढ़ जाती। यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे अपने हाथों में न उठा लेती थी। उसकी चंचलता पर विराम लगाने हेतु मैं कभी कभी उसे उठाकर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर ढक जाता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी वह घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके वह मुझे सूचना देता और उसी स्थिति में काजू व बिस्कुट मिल जाने पर लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उतरता रहता। तो लेखिका उसकी चंचलता को कम करने के लिए अपने हाथों में उठा लेती और फिर एक लंबे से लिफाफों में उसे डाल। उसके सिर बाहर होता, 2 पैर बाहर होता था और उसकी जो चंचलता होती थी उस पर कुछ विराम लग जाता था, रुक जाता था और इसी तरह वह पड़ा रहती थी। जब उसे भूख लगती तो वह चिक चिक की आवाज करती और लेखिका को सूचना देती कि उसे भूख लगा है। तब लेखिका उसे उसके सामने काजू और बिस्कुट रख देती जिसे वह अपने दोनों बाहर निकले पंजों से पकड़कर कुतर कर खाती। उसे जीवन का पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में आने लगी। साथ ही बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक का शोर मचाकर न जाने क्या क्या करने लगी। गीलू को जाली के पास बैठकर अपने पंख से बाहर झांकते हुए मुझे उसे मुक्त करना आवश्यक लगा। मैंने जाली की कीलें निकालकर एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से बाहर जाने पर गीलू ने सचमुच मुक्ति की सांस ली। उसके बाहर जाने का कोई और दूसरा रास्ता मुझे उपयुक्त नहीं लगा क्योंकि इतने छोटे जीव को घर में पले हुए कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। तो जब बसंत ऋतु आई और चारों
तरफ फूलों और पौधों में जब फूल लगे, नीम और चमेली की गंध उनके कमरे में आने लगी। इसी समय कुछ गिलहरियां चिक-चिक करते हुए उनके खिड़की की जालियों के पास आई, मानो वह गीलू से बातें कर रही हो। गीलू भी उधर झांक करके देख रही थी और उनको लगा, लेखिका को लगा कि शायद यह भी बाहर जाना चाहती हैं। बाहर निकालने के लिए दूसरा मार्ग लेखिका को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके यहाँ अन्य दूसरे जानवर भी जैसे बिल्ली, कुत्ते आदि भी पाले जा रहे थे। हो सकता था कि वह उसे चट कर जाए, तो उसे आजादी दिलाने के लिए खिड़की की एक कोने का कील निकाल दिया गया और उसके जाने लायक रास्ता बना दिया गया। और इस तरह गीलू जो है बाहर निकलकर आजादी की सांस ली। मेरे बाहर जाने पर मेरा कमरा प्राय बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खुलता और मैं भीतर पैर रखती, वैसे ही गीलू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगता। यह उसका नित्य क्रम बन गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की जाली से बाहर निकल जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो जब भी लेखिका बाहर जाती तो वह खिड़की के जाने वाले रास्ते से वह बाहर निकलकर गिलहरियों के साथ दिन भर खेलती कूदती रहती थी। और जैसे ही लेखिका अंदर आती, कमरे का दरवाजा खुलते ही वह भाग करके लेखिका के पास आ जाती और फिर उसके पैर से होते हुए सिर पर से फिर नीचे और फिर यह क्रम उसका चलता रहता था। और 4 बजे वह खिड़की से बाहर निकलकर वह झूला झूलने लगती थी। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें बचपन से ही थी। यह इच्छा उसमें कब कैसे उत्पन्न हो गई यह न जान सकी। मुझे चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नटों में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी पले पड़े हैं और उसका मुझसे लगाव भी कम नहीं था, परंतु उनमें से किसी की भी मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत हुई हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं। गीलू उसमें अवाक था। मैं जैसे ही भोजन के लिए खाने की मेज तक पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठकर खाने की इच्छा रखता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। कई दिन तक काजू न मिलने पर वह खाने की अन्य चीजें खाना बंद कर देता था और झूले में रख देने पर उन्हें नीचे फेंक देता था। तो गिलहरी को, इस नन्ही सी प्राणी को, लेखक को चौंकाने की आदत थी और यही कारण था कि वह कभी झूले में छिप जाती तो कभी उसका जो आवास स्थान था फूल की डाली उसमें छिप जाती थी, कभी सोन जूही के पत्तों के पीछे जाकर छिप जाती थी। तो यह इस तरह से वह लेखिका के साथ खेला करती थी। और जो उसकी खाने की आदत थी, जब भी लेखिका खाने के लिए बैठती वह दौड़कर उनके थाली के पास पहुंच जाती और एक एक चावल उठा उठाकर बहुत बड़ी सफाई से खाती, जबकि उनके यहाँ
बहुत सारे अन्य पालतू जानवर भी थे, लेकिन किसी की हिम्मत उनके पास खाने उनके साथ साथ खाने की हिम्मत नहीं होती थी। और काजू उनको बहुत पसंद था। काजू उनको प्रतिदिन चाहिए ही था। अगर काजू नहीं मिलता था तो वह दूसरे खाने की अन्य चीजें भी खाना छोड़ देती थी। कई बार ऐसा हुआ जब उनको काजू नहीं दिया गया तो दूसरे खाने को वह नीचे गिरा देता था। एक मोटर दुर्घटनाग्रस्त होने पर कुछ दिन मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खुलता तो वह अपने झूले से उतरकर दौड़ता, परंतु मेरी जगह किसी और को पाकर उसी तेजी से अपने झूले में वापस बैठता। इस दौरान उनका प्रिय खाद्य उसे प्रतिदिन दिया जाता रहा, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई करवाई तो उसमें काजू भरे पड़े थे, जिससे ज्ञात हुआ कि उस समय उसने अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाया था। एक बार लेखिका दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण उन्हें कई दिनों तक उपचार के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और जब उनके कमरे की सफाई के लिए कोई कमरे खोलता या फिर इस नन्ही प्राणी को कुछ खाने के लिए देने के लिए अंदर आता तो यह दौड़कर पहले लेखिका आई। यह जानकर वह दरवाजा खोलते ही कमरे में आता, लेकिन लेखिका की जगह दूसरे को पाकर वह पुनः उसी तेजी के साथ झूले में जाकर बैठ जाता। जब उन्हें खाने के लिए वो सारा चीज दिया जाता जो लेखिका की उपस्थिति में उसे दिया जाता था, लेकिन जब तक लेखिका नहीं आई काजू उसी तरह उनके डाली में रखा हुआ था। जब लेखिका स्वस्थ होकर आई और वह डाली को साफ करवाई तो वह काजुओं का ढेर था। उस अवस्था में मेरे घर लौटने पर वह मेरे सिरहाने तकिए पर बैठकर अपने नन्ही नन्ही पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर पर ही रहती थी। बाहर जाना लगभग 9 के बराबर होता था। जब मैं कमरे में बैठकर काम करती रहती तो गिलू 9 तो बाहर जाता और 9 ही अपने झूलों में बैठता। मेरे निकट बैठकर गर्मी से बचने का नया उपाय उसने खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और घंटों इस प्रकार लेटा रहता। इस प्रकार वह मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो हम बता रहे थे कि जब वह स्वस्थ होकर के वापस लौटी तो जैसे मनुष्य अपने परिजनों की सेवा करते हैं उसी भांति यह नन्हा प्राणी उनके तकिए के पास जाकर उनके बालों और सिरों को सहलाने का काम किया करते थे। गर्मी के दिनों में वह घर में ही रहती थी। जब लेखिका घर में रहती थी तो वह भी रहती थी और वह गर्मी से बचने के लिए बाहर भी निकल सकता था, लेकिन वह ऐसा कभी करता नहीं था। बल्कि लेखिका के पास जो मटके में सुराही में ठंडा पानी होता था उसके ऊपर जाकर वह लेट कर मतलब गर्मी से बचने का प्रयास करता रहता था और इस तरह उन्हें ठंडक भी मिलता था। छोटे जीवों की आयु भी छोटी ही होती है और बहुधा इन जीवों को पालने में खुशी के साथ साथ दुख भी जुड़ा होता है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिलू की जीवन यात्रा का अंतिम समय भी आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर ही गया, मेरे समीप ही बैठा रहा। रात में अंत की यातना में भी वह
वही उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर लेटा रहा। ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से लिपट गया जिसे उसने अपने बचपन में मरणावस्था में पकड़ा था। पंजे इतने अधिक ठंडे हो रहे थे कि मैंने उसे उष्णता मंद होता है गर्मी, तो उष्णता देने के लिए हीटर जलवाया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने हेतु सदा के लिए सो गया। तो गिलहरी छोटी प्राणी होती है, इसका जीवन भी छोटा होता है, 2 वर्ष का इसका जीवन होता है और जीवन के अंतिम दिन वह सुबह से कुछ खाया नहीं और लेखिका के साथ ही वह भी सोया। उनके हथेली पर आकर के वह रात भर पड़ा रहा। उसकी उसी उंगली को पकड़ करके वह पड़ा रहा जिस उंगली से वह उठा करके लाई थी। और फिर रात में धीरे धीरे जब उसका ठंडा शरीर स्पर्श हुआ लेखिका को, तो उसने हीटर जलवाया, लेकिन वह सब प्रयास व्यर्थ निकला और सुबह होते होते सूरज की प्रथम किरण के साथ में उसके जीवन का भी अंत हो गया। तो बच्चों, इसमें आपको शब्दार्थ लिख दिया गया है, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और फिर उस कहानी को वीडियो सुनने के बाद इसको फिर से पढ़ेंगे, आपके समझ में पूरी बात आ जाएगी। इसमें जो कठिन शब्द है, संयुक्ता अक्षर है, उसको आप एक कॉपी में लिख लेंगे, 2-4 बार उसको बार बार लिखेंगे तो अशुद्धियाँ जो होती है वह दूर हो जाएगी। उसके बाद अपने से आप HW के रूप में इसको बनाने का प्रयास करेंगे। पेज 14 इसे आप लोग बनाएंगे और फिर मैं आंसर डालूंगा।